हाय गाइस, की खबर। अब मुझे पता है तुम लोग भी अभी यही सवाल पूछोगे, सर आपनर की खबर। तो तुम लोग को पढ़ते देखकर जो तुम्हारे मैसेजेज आ रहे हैं कि हाँ सर हम सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे हमेशा अच्छा करने के लिए, तुम्हारे कमेंट्स देखकर यूट्यूब पर हमारा खबर एकदम सुपर भाल हो जाता है, बढ़िया लगता है। भरोसा होता है कि हाँ तुम्हारे अंदर वो जो जील है, जो तुम्हारा गोल है सिविल सर्वेंट बनने का, वो तुम पूरा करोगे। बस इसको कंसिस्टेंट रखना है ना। इस बार तुम मेंस दे रहे हो नहीं दे रहे हो नहीं मतलब है मुझे उससे। अगले बार का एग्जाम देना है ना, तो अभी से कंसिस्टेंट रहो। वो सो मत जाओ, हाइबरनेट मोड पे मत चले जाओगे। जब नोटिफिकेशन आएगा नवंबर दिसंबर में तब मैं नींद से जागूंगा और तब मैं तैयारी करूंगा, वैसा नहीं। अभी से कंसिस्टेंट रहिए अगले एग्जामिनेशन तक। तो जो भी सपना लेकर स्टार्ट किए थे ना, अपने पेरेंट्स का, गार्जियंस का, हमारा, सबको प्राउड फील करवाओगे। कंसिस्टेंट रहना अपने स्टडी में, ठीक है। बाकी हम लोग हैं ना हमेशा गाइड करने के लिए, राइट। तुम्हारे सारथी हैं ही यहां पर। चलिए, तो मेंस मैराथन प्रोग्राम को फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मेंस मैराथन लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किस सब्जेक्ट से किया था? स्टार्ट किया था हमने आर्ट एंड कल्चर से। आज भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के दो क्वेश्चंस करेंगे, दो नए क्वेश्चंस जिनका अलग टॉपिक होगा। डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि तुम क्लास में जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, या जैसे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैंने अभी आर्ट एंड कल्चर तो क्लास में नहीं किया है, बट हाँ वीडियो देखकर मुझे ये दो क्वेश्चन तो समझ में आ गए। तो वो एक पर्पस है कि तुमने क्लास में कब किया है, कब करोगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन का पर्पस ये है कि तुम यहां से भी सीख लो, इसलिए कंसिस्टेंट रहना है इस जर्नी में। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक किया था, आज फिर से दो नया टॉपिक करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे भी मैं आगे के भी दो चार एपिसोड्स जो होंगे, दो चार लेक्चर्स होंगे, वो आर्ट एंड कल्चर पे लूंगा, ताकि आर्ट एंड कल्चर की तुम्हारी एक ठीक ठाक तैयारी भी हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो आज के मेंस मैराथन वाले प्रोग्राम में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के किस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो जल्दी से इसे, और क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करो। हमेशा मैं बोलता हूं, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। वो टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, बर्बाद नहीं करना होता है, वो टाइम का वाइज इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे क्वेश्चन पेपर पढ़ के तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम किन क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करोगे, है ना। वाइज इन्वेस्टमेंट है, विराट कोहली जैसा सोचो। कंसिस्टेंट रहो, आरसीबी के फैन नाराज नहीं हो जाना। हाउ इधर डिस्कस द यूनिक फीचर्स ऑफ द सोसाइटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में, आगे भी पढ़ोगे जिनका अभी नहीं हुआ है। Illustrate the unique characteristic by giving examples from their culture, lifestyle and different social religious practices. क्वेश्चन में तुमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि भैया आप डिस्कस करिए, किसके बारे में डिस्कस करें? तो आप डिस्कस करें यूनिक फीचर्स ऑफ सोसाइटी, यूनिक फीचर्स ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी उसके यूनिक फीचर्स को डिस्कस करना है। क्वेश्चन यहां पर ही खत्म हो सकता था, बट इसके आगे फिर एग्जामिनर ने तुमको क्या बोला कि आप इलस्ट्रेट करिए, आप दिखाइए हमको, क्लियरली समझाओ। इलस्ट्रेशन जब हमको इमेज लगाते हैं ना, यहाँ पे सपोज मैंने एक इमेज खोल के लगा दिया, यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप ओपन कर दिया तुम्हारे लिए, तो वो एक बढ़िया इलस्ट्रेशन होगा ना। तुम इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन से प्लेस कहाँ पर है, मैप में देख सकोगे। इमेजेस आपके इलस्ट्रेशन का काम करते हैं। अब हम इस आंसर में इलस्ट्रेट लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम इमेज तो नहीं बनाने जाएंगे, हम ड्रॉ नहीं करेंगे पॉइंट्स को, लेकिन हम एग्जांपल्स इतना क्लियर देंगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि वाह बहुत बढ़िया, मैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं विजुलाइज कर सकता हूं कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा होता था। जैसे जो मैं अभी क्लास में तुमको बोलकर बता रहा हूं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं या अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो टाइम मशीन से ट्रेवल करके वहां नहीं जाते हैं ना गाइज। बट क्लास में विजुलाइज तो मैं करवा रहा हूं तुमको कि देखो गांधी ने ऐसा किया था, गांधी इरविन पैक्ट में ऐसा हुआ था, नॉन कॉपरेशन में वो किया था, इंडस वैली में लोग ऐसे रहते थे, ऋतिक रोशन जैसे लोग रहते थे मोहनजोदाड़ो में, जो डांस करते थे। कौन सा फेमस सॉन्ग था उसका, एक पल का जीना, उस पे।
तो वो विजुलाइज करना है चीजों को, वैसे वही विजुलाइज करके प्ले लिखे जाते हैं, मूवीज बनाई जाती है, तुम आंसर लिखोगे बढ़िया, बिना दिमाग पे ज्यादा जोर डाले, बिना रटे। तो इलिस्ट्रेट करिए यूनिक फीचर ऑफ सोसाइटी को। कैसे इलिस्ट्रेट कीजिए, कैसे दिखाइए? बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम देयर कल्चर। उनके कल्चर से एग्जांपल उठाइए आप, उनके लाइफ स्टाइल से। अब जैसे तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, हम क्या करते हैं, सुबह उठा, अपने अपने काम में लगे, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम में पढ़ना, ऑफिस जाना, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उसके बाद आईपीएल मैच चल रहा होता है तो आईपीएल भी देखना। अब आईपीएल तो चल नहीं रहा है, साइक्लोन आया था, रेमल साइक्लोन, तो उससे रिलेटेड भी अपडेट डालना। कल अर्थक्वेक भी आया था, ऊपर वाला फिरकी ले रहा है हम लोगों का रोज रोज। यही हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट, राइट? तो इनका लाइफ स्टाइल कैसा था एंड डिफरेंट सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे थे, यही आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई ये सारी चीजें हमें बताओ, राइट? क्वेश्चन अब क्लियर है? आ जाओ आंसर पे। स्टार्ट कैसे करेंगे इसको लिखना, पहले भी मैंने बताया है कि स्टार्ट करने के लिए आपसे बोल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोसाइटी के फीचर्स डिस्कस करने। थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से तुम क्या समझते हो, एकदम ब्रीफ में। जैसे यहां मैंने तुम्हारे लिए एक अप्रोच बता दिया है, मॉडल आंसर है ना, यहां से हिंट ले सकते हो, रटना नहीं, सिर्फ हिंट लेना। पॉइंट्स जो अच्छा लगे वो पॉइंट यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने आंसर के लिए, लेकिन रट्टाबाजी नहीं करना है, हिंट लेना है, समझना है। तो मैंने क्या बता दिया कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, कैसे थी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, वो भी ब्रीफ में मैंने बता दिया कि उनके पास स्किल्स थे टाउन प्लानिंग के, उनके पास स्किल था मार्केट सिस्टम का, और उनका अपना एक यूनिक लाइफ स्टाइल था। इतना बताने का काम मैंने कर दिया, एक ब्रीफ इंट्रो बता दिया, बस कितने 1.5 लाइन में। फिर मैंने बोला कि एक्सकेवेशंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अलग अलग साइट का नाम भी मैंने बता दिया। ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूं ना, ये बोल्ड करने का मतलब कि तुमको अपने आंसर शीट में अंडरलाइन करना है। बोल्ड तो तुम क्या ही करोगे, 2 बार थोड़ी लिखोगे, वो टाइम नहीं बर्बाद करना, अंडरलाइन करना है ना, कीवर्ड्स को अपने सेंटेंस के अंडरलाइन करना। तो मैंने फिर बताया कि मेरे को मालूम कैसे पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो एक्सकेवेशन से मालूम पड़ा है साहब हमें। एक्सकेवेशन में मैंने प्लेसेस का नाम बताया, हड़प्पा से शुरू किया, क्योंकि पहले हड़प्पा ही तो था फर्स्ट साइट जहां एक्सकेवेशन हुआ था, इसलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा था। जैसे रिंकिया के पापा, क्योंकि रिंकिया के पापा रिंकी के पापा हैं, रिंकी इज द एल्डेस्ट सन, चिंटू के पापा चिंटू, रिंकी एल्डेस्ट डॉटर, चिंटू के पापा में चिंटू हो गया एल्डेस्ट सन, ऐसे करके नाम रखा जाता है उत्तर प्रदेश बिहार के विलेजेस में, गांव में, यहाँ पर भी, आसाम में भी। तो उसी तरह हड़प्पा फर्स्ट प्लेस था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ गया। मोहनजोदाड़ो मोस्ट फेमस एक्सकेवेशन जो हुए, हमें जो बेस्ट एग्जांपल्स मिले वो मोहनजोदाड़ो से मिले। राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, अलग अलग प्लेसेस हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 प्लेसेस के नाम लिख दिए। इतना कर दिया, हमारा काम हो गया इंट्रोडक्शन देने का। अब हम डायरेक्ट बॉडी पे शिफ्ट करेंगे। बॉडी मतलब जो क्वेश्चन का मेन डिमांड है। क्वेश्चन का मेन डिमांड था तुम पे, तुम बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल फीचर्स, उनके सोशल लाइफ पे, उनके कल्चर पे फोकस डालते हुए, लाइट डालते हुए, इलस्ट्रेट करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला मैंने एक हेडिंग बनाया है, ध्यान दीजिए। हेडिंग बनाने के टाइम में हमेशा बोलता हूं मैं, नंबर बुलेट्स यूज करो। तुम ये हैशटैग, डॉट, एरो बनाना, ये सब नोट में यूज कर सकते हो, नोट्स मेकिंग में। आंसर में ये सब ना थोड़ा अवॉइड किया करो, 1-2 जगह यूज हुआ, इट्स ओके, बट ट्राई टू गिव नंबर बुलेट्स इन आंसर्स, ये ध्यान रखो। तो मैंने नंबर बुलेट यूज किया। नंबर 1, सोशल लाइफ ऑफ द आईवीसी पीपल और सोशल लाइफ। मतलब क्या है, ये ऑब्लिक मैंने क्यों दिया कि आप सिर्फ सोशल लाइफ का भी हेडिंग दे सकते हैं, 2 वर्ड्स का, 2 वर्ड का हेडिंग चलता है, सिर्फ 1 वर्ड का हेडिंग नहीं बनाना। मालूम कैसे पड़ेगा 1 वर्ड से, इसलिए एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो यूज करिए। तो आप या तो सोशल लाइफ हेडिंग दे सकते हो या सोशल लाइफ ऑफ द आईवीसी पीपल दे सकते हो। अब सोशल लाइफ के लिए मैंने स्टार्ट किया है और मैंने अंडरलाइन कर दिया जेंडर इक्वालिटी, कि जो सोशल लाइफ था इंडस वैली पीपल का, तो दे यूज्ड टू प्रैक्टिस जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिस करते थे। यही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा है ना तुमसे कि बताओ सोसाइटी के बारे में, तो मैंने बताना शुरू किया जेंडर इक्वालिटी से। और देखो ये तो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, जीएस पेपर 1 मेंस में पूछा जाता है, जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है, जीएस पेपर 3 में, हर जगह, एथिक्स में भी, ऐसे में भी जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसी पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया। जेंडर इक्वालिटी थी, कैसे जेंडर इक्वालिटी थी, तो उसके लिए अब फिर मैंने सब पॉइंट बनाकर बताया इनको कि भैया कुछ स्पेशल प्लेसेस थे, और ये सब चीज तुम पहले से पढ़े हो। कैसे स्पेशल प्लेस थे, ग्रेट बात है, कहां पर मिला है गाइज, मोहनजोदाड़ो, है ना। ऋतिक वाली मूवी में भी ग्रेट बात का सीन था, जहां पे वो डांस कर रहा था, गाना गा रहा था, बॉलीवुड के फिल्मों में गाना तो रहेगा ही।
ग्रेट बाथ फॉर वीमेन एट मोहनजोदारो शोज देयर स्पेशल स्टेटस। अब आप एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर बना रहे हो मोहनजोदाड़ो में, किसके लिए बना रहे हैं? विमेन के लिए बना रहे हैं। ऐसा हमको कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से मालूम पड़ा है कि विमेन के लिए वो स्पेशल प्लेस होता था जहां पे किसी यूनिक सेरेमनीज को अटेंड करने के लिए, वो रिलीजियस नेचर का हो सकता है, वो किसी दूसरे टाइप का हो सकता है, विमेन उस ग्रेट बाथ वाले प्लेस में जाती थी फॉर बाथिंग पर्पस। स्विमिंग पूल नहीं था, वो स्पेसिफिक ओकेजन्स पे यूज होता था, है ना। चलो बढ़िया है। तो ग्रेट बात फॉर वीमेन। अब आपकी सोसाइटी वीमेन के लिए ऐसा यूनिक प्लेस बना रही है, ये शो करता है ना कि वीमेन का स्टेटस अच्छा है। हम अपनी सोसाइटी में आज स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, वीमेन के लिए, एल्डरली पीपल के लिए अलग अलग प्लेसेस बनाते हैं। व्हाट डज दिस शो? दिस शो कि वी गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट, हम उनकी वैल्यू करते हैं। वो चीज हमने यहां से निकाल लिया। दूसरा तुमने पॉइंट बोला कि भैया हमको कोई भी सोशल एविल का एग्जाम्पल नहीं मिलता है, ना सती का एग्जाम्पल मिलता है, ना हमें डॉरी सिस्टम का एग्जाम्पल मिलता है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भैया विमेन का कंडीशन तो बढ़िया था, अच्छा था। विडो के भी पुअर कंडीशन के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। किसी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ने नहीं लिखा, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन ने या किसी सिविलाइजेशन में, कि आईवीसी के लोग अपने विडो को जिंदा जला देते थे, नहीं करते थे वैसा। तो विमेन के अच्छे स्टेटस का एग्जाम्पल मिल गया आपको, यही चीजें तो बतानी थी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि ऑर्नामेंट्स जो थे वो मेन और वीमेन दोनों यूज करते थे। ये बात याद रखना गाइज, आजकल क्या है ना, ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरीज को फीमेल से अटैच कर दिया है। ज्वेलरी की ब्रांडिंग हो गई है कि ज्वेलरी सिर्फ लड़कियां पहनेंगी, फीमेल पहनेंगे। और ना ये पॉजिटिव ब्रांडिंग नहीं है, नेगेटिव ब्रांडिंग है। लोग बचपन से कहावत सीख लेते हैं, कहते लड़का है तू, तूने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? अरे चूड़ियां पहन लेने से तुम कमजोर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। देवी दुर्गा जो है उनके हाथ में भी चूड़ी है, रानी लक्ष्मीबाई के भी हाथ में चूड़ी थी। तो चूड़ी पहन लेना आपकी कमजोरी की निशानी नहीं है। ये कड़ा देख रहे हो, कड़ा जो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था खालसा बनाने के टाइम में सिखों को, तो ये भी तो हाथ में ही पहना जा रहा है ना, ये भी तो चूड़ी के जैसा हुआ, चूड़ा हुआ, राइट। तो ऐसा कोई भी ऑर्नामेंट, ऐसा कोई भी ज्वेल, आप उसको किसी भी जेंडर के साथ कनेक्ट मत कीजिए, पहली बात। और अगर कनेक्ट कर भी रहे हैं तो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन मत डालिए। और ये चीज आईबीसी में बड़ा अच्छा था कि मेन विमेन दोनों पहनते थे। हिंदुइज्म में जितने भी गॉड्स हैं, गॉडेस तो हैं ही, जैसे देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, सबको ज्वेलरी दिखाया जाता है। और जितने गॉड्स भी हैं मेल गॉडेस, हम त्रिदेव की बात करते हैं, चलो विष्णु, ब्रह्मा, शिव, तीनों ज्वेलरी पहनते हैं। इवन भगवान शिव भी वो नेकलेस पहनते हैं, बस वो नेकलेस हीरे का, गोल्ड का बना हुआ नहीं होता है। किसका बना हुआ होता है नेकलेस? वो नेकलेस बना हुआ होता है नागराज वासुकी का। तो भाई जब हमारे गॉड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, तो ये दिखाता है ना कि मेल और फीमेल दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब पॉइंट हमने सोशल लाइफ का बता दिया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब फिर मैंने हेडिंग बनाया नंबर 2, हेडिंग लिखा, उसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा? डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ आईबीसी। जो आईबीसी के पीपल थे, अर्बन सिविलाइजेशन के लोग, उनका डेली लाइफ कैसा होता था? तो उनके डेली लाइफ के फीचर में प्रेजेंट है सिविल डिसिप्लिन, सिविक डिसिप्लिन। इसको सिविक डिसिप्लिन यहां पे कर लेना, सिविल के जगह पे सिविक कर लो, सिविक कर लो। अच्छा, ये सब चेंजेस तुम भी किया करो, अलर्ट रहोगे क्लास करने में। सिविक डिसिप्लिन था। सिविक डिसिप्लिन कैसे थे? तो उनके जो रोड्स बन रहे हैं, रोड्स ग्रिड पैटर्न पे बनाए गए। ऐसा नहीं था कि रोड, एक रोड तो ऐसे इस विड्थ का है, अगला रोड ऐसे हो गया, फिर दूसरा रोड फिर विड्थ का हो गया, उसका विड्थ यहाँ ज्यादा है, अगला एकदम ऐसे कर्व हो गया। जैसे आज हमारे यहाँ मिलते हैं रोड्स, इसलिए तो जाम लग जाता है गली में, नुक्कड़ में। इनके यहाँ ग्रिड पैटर्न पे होते थे, इक्वल विड्थ के 90 डिग्रीज पे कट करते थे, इसी को ग्रिड पैटर्न बोलते हैं ना। ऐसे बताया है पहले भी। एक सिविक पैटर्न हो गया। ड्रेन जो होता था वो रोड के पैरेलल चलता था। देखो हमने वही चीज कॉपी कर लिया है, हम भी वही चलते हैं। ये बगल में जो जू रोड है, जू रोड में ड्रेन्स क्या है? उसके दोनों तरफ, वैसे वो ड्रेन नहीं है, भरोलू रिवर है, बट इतना गंदा कर दिया है हमने उसको कि ड्रेन्स बना दिया है। ड्रेन जो फिर इनका होता था, हमने तो अपने यहाँ भरोलू रिवर को गंदा कर दिया है, गंगा को, यमुना को, सबको गंदा कर दिया। इनके यहाँ ड्रेन्स भी क्लीन होते थे। इसका मतलब इनका जो सिविक डिसिप्लिन था वो हमसे मच बेटर था। बता दिया तुमने यहाँ एग्जाम्पल देकर, और कोई नई बात नहीं थी जो रटना पड़ेगा, पहले से पढ़ते जा रहे हो। फिर हमने बताया कि इनके यहाँ ना एक सिटेडल नाम की चीज होती थी। ये देखिए सिटेडल, इनके पास सिटेडल था।
इनके यहाँ सिटीज को 2 पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता था, कहीं कहीं 3 डिवीजन भी है और कहीं पर डिवीजन नहीं भी है, मतलब एक अपर पार्ट होता था और बाकी लोअर पार्ट होते थे। तो दिस शोज द क्लास डिवीजन इन सोसाइटी। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना कि एक सिविल लाइंस हो गया, गुवाहाटी की बात करें तो खानापाड़ा वाला रीजन, दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली वाला रीजन, फिर पुरानी दिल्ली हो गया, फिर पटपरगंज हो गया, ऐसे करके इनके यहाँ भी ऐसा सोशल डिवीजन होता था, राइट। याद करो वो मोहनजोदाड़ो मूवी अगर देखे हो ऋतिक वाली, तो उसमें जो एक्ट्रेस है वो रहती है सिविल लाइंस में, सिटाडेल वाले एरिया में, और जो ऋतिक रोशन है हमारा, बेचारे को किसान बना दिया था, हैंडसम सा स्मार्ट सा किसान, 6 पैक्स वाला, वो कहाँ रह रहा है, लोअर टाउन में रह रहा है। क्लास डिवीजन भी था, ये चीज तुम्हें यहाँ पर शोकेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टम प्रैक्टिस्ड बाय द आईबीसी पीपल। कैसा कस्टम प्रैक्टिस करते थे, तो कस्टम प्रैक्टिस करते थे। अब ये चीज हमें कहां से मालूम पड़ेगा, ये भी तुमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में पढ़ोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बरियल में एक यूनिक प्रैक्टिस फॉलो करते थे, जो आज भी कैरी किया जाता है। इसलिए हमने आईबीसी से बहुत कुछ सीखा है गाइज, अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यू। ये क्या करते थे, जब अपने लोगों को दफनाते थे तो दफनाने के टाइम में क्या करते थे, उनका फेवरेट ज्वेलरी, उनका फेवरेट कपड़ा, उनका फेवरेट बर्तन खाने का, वो भी साथ में दफना देते थे। इट मीन्स दे यूज्ड टू बिलीव कि लाइफ डेथ के बाद भी कंटिन्यू होती है, डेथ के बाद भी एक लाइफ है, लाइफ आफ्टर डेथ के प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। मिल गया ना ये पॉइंट, याद रखना, अलग सब्जेक्ट्स में भी यूज हो सकता है। डबल बरियल सिस्टम का एग्जांपल मिला है, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दे दिया कि लोथल गुजरात से, मोदी जी के गुजरात में लोथल में हमको डबल बरियल मिला है। तो ये डबल बरियल होना, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल को बरी करना, बरियल करने के टाइम एक यूनिक पैटर्न फॉलो करना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सच में सिविलाइज्ड पीपल थे, एज दे वर फॉलोइंग अ यूनिक प्रैक्टिस, एक यूनिक प्रैक्टिस फॉलो करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कस्टम के बारे में बता दिया। तुमको कोई नया पॉइंट ऐड करना है, बिल्कुल यहाँ ऐड कर सकते हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। फिर मैंने एक हेडिंग बनाया रिलीजियस वैल्यू ऑफ आईबीसी पीपल के लिए, कि भाई आईबीसी के लोग रिलीजियस थे। कल्चर के बारे में बताने पूछ रहा है ना, तो मैं रिलीजन के थ्रू बताऊंगा। बिल्कुल रिलीजियस थे गाइज, बट रिलीजियस होने के साथ साथ सेकुलर नेचर का भी इनका सोसाइटी था। इनके यहाँ हमें रिलीजन के तो एग्जाम्पल मिले हैं, बट कोई भी टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिला है। अंडरलाइन करो इस पार्ट को। अब रिलीजन के एग्जाम्पल कैसे मिले, क्योंकि हमको जैसे फायर ऑल्टार मिलता है, ओपन प्लेसेस पे यज्ञ कुंड मिला। अब यज्ञ कुंड मिला, इस यज्ञ कुंड से क्या है कि वहां पे कोई ना कोई ऑफरिंग तो की जाती थी, नेचुरल फोर्सेस की ऑफरिंग करते थे। हमको पशुपति सील मिला, जिसको आगे जाकर हिस्टोरियंस ने बोला कि लॉर्ड पशुपति लॉर्ड शिव से मिलते हैं। तो हमने पशुपति सील से वन हॉर्न एनिमल एक मिला, जिसको यूनिकॉर्न बुलाते हैं। गॉडेस, मदर गॉडेस का हमको टेराकोटा स्टैचू मिला। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं, ये चीजें शो कर रही हैं कि भैया इनके लाइफ में रिलीजन तो था, हालांकि उस रिलीजन का कोई नाम नहीं है, उनको हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। एक तो रिलीजन का नाम नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट आज तक पता नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये स्क्रिप्ट पे भी एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर में, म्यूजिक पे भी, याद रखना। तो हमें रिलीजन का नाम भले नहीं पता है, बट रिलीजियस लोग तो थे। इन सब चीजों से हम ये चीज समझ सकते हैं। यौगिक पोस्टर्स हमको मिला है, जैसे पशुपति का जो स्टैचू है या सील है, सील में पशुपति जिस पोजीशन में बैठे हैं वो योगा का पोस्चर है गाइस, ध्यान मुद्रा होता है वो। बुद्ध की भी स्टैचू आगे जाकर इस पोस्चर में बनेगी। सो दिस सोच कि उनके लाइफ में कल्चर था, कस्टम था, सोशल लाइफ सिविक होता था। और यही सारे पॉइंट्स जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़े हैं, जब भी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस होंगी पढ़ोगे, आज ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना था, बढ़िया मार्क्स मिलेगा। पूरी तरह से इलिस्ट्रेट किया है तुमने, एग्जांपल्स दे दे के समझाया है। अब एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ लिखा है थिंक लर्न परफॉर्म वाले सेक्शन में। ये एक स्टेटमेंट है गाइस, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनके लीडरशिप में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक्सकेवेशन हुआ था, जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल का ये एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़िएगा। एग्जामिनेशन में यूपीएससी जब अपने लेवल को बढ़ाता है ना एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के, तो ऐसा करता है, एपीएससी भी करेगा तुम्हारे साथ। क्या किया गया है, एक स्टेटमेंट दिया है जॉन मार्शल का यहां तक, और फिर लिखा गया कि डिस्कस द अबव मेड स्टेटमेंट। ये मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है एक मॉडल क्वेश्चन बना के,
इसका आंसर भी कैसा है, वही जो ऊपर तुमने पढ़ किया है, लाइक अर्लियर। जो क्वेश्चन अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन करवाया मींस मैराथन वाले इस पार्ट में, इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही अटेम्प्ट करके बनाना है। तो ये 4 लाइन देखकर, 4 लाइन से देखकर डर नहीं जाना कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है मेंस में, कैसे लिखेंगे। दिमाग लगाना कि सर ने एक बार क्लास में करवाया था आईबीसी के कल्चर के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, जॉन मार्शल साहब वही बोल रहे हैं, मेरे को आंसर लिखना है, मैं करके आया हूं क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बारिश फिर से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है इंटरनेट ना कट हो जाए साइक्लोन की वजह से। देखो, इंडियाज केव आर्किटेक्चर्स एंड पेंटिंग डू नॉट ओनली शोकेस द मार्बल्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे शुरुआत कर रहा है कि भैया इंडिया का जो केव आर्किटेक्चर है, हम जानते हैं ना, हमारे यहाँ हम पढ़ना हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, तो भीमबेटका केव के एग्जांपल्स लेते हैं कि अर्ली ह्यूमन केव में रहता था। तो बोल रहा है ये कि इंडिया का जो केव आर्किटेक्चर और पेंटिंग है वो सिर्फ इंजीनियरिंग, मार्बल या इंडियन आर्ट को नहीं शो करता है, उसके अलावा इट ऑल्सो थ्रो लाइट, किस पे लाइट डालता है, कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब तुमसे सिर्फ ये नहीं बोला है कि तुम 4 केव्स के बारे में बता दो, पेंटिंग के बारे में बताओ, तुम मेरे को उन केव और उन पेंटिंग से किस तरह से लोगों का सोशल लाइफ, लोगों का कल्चरल लाइफ मालूम पड़ रहा है, वो एक्सप्लेन करके बताइए हमें। ठीक है जी, हम डिमांड्स को एड्रेस करेंगे क्वेश्चन का। इलेबोरेट करने बोला गया है एग्जांपल्स देकर, एग्जांपल्स देकर, एग्जांपल्स दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे। तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन बनाया ऐसा, मैंने बोला कि सर क्या है, इंडिया की जो केव आर्किटेक्चर या पेंटिंग की हिस्ट्री है वो काफी रिच है, वो काफी रिच है, जो कि भीमबेटका के टाइम से चले आ रही है। फिर अजंता के टाइम में और ग्लोरियस होगी, एलोरा के टाइम में, अजंता एलोरा के टाइम में, और फिर आगे जाके बादामी केव्स, सीतावंशल केव, बराबर केव्स, इन अलग अलग केव्स में, बाघ केव्स, कार्ले केव्स, इन अलग अलग केव्स में धीरे धीरे ग्रो करेगी। आज भी गाइज ये जो केव्स हैं ये टूरिज्म का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन के फॉर्म में जाने जाते हैं। मूवीज से लेकर टूरिस्ट तक हर कोई इनको देखता है, समझता है। तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। फिर मैंने बोला कि अब हमको सोशल और कल्चरल लाइफ कैसे मालूम करना है, लेट्स कम टू दिस केव्स। एक एक करके हर केव से क्या सोशल एंड कल्चरल लाइफ के एग्जांपल्स तुम निकालोगे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। पहला क्या है, भीमबेटका केव्स, लोकेशन भी डाल दिया है मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। तो भीमबेटका केव्स के बारे में हमको पता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में भी ह्यूमन, जब वो हंटर गैदरर था, वो इन केव्स में रहता था। वहां पर उसने हंटिंग के सीन बनाए कि वो हंटिंग कर रहा है, वहां पर उसने डांसिंग का सीन बनाया, वहां पर वो ग्रुप एक्टिविटी का पेंटिंग बनाता है। अब इससे तुमको और हमको सीखने क्या मिला कि उसके लाइफ में हंटिंग प्रेजेंट था। तभी तो आज जानते हो ना, टाइम ट्रेवल करके थोड़ी देखने गए कि हंटिंग करता था वो डांसिंग करते थे। डांस करने का काम सिर्फ ऋतिक रोशन नहीं कर रहा है या रणवीर सिंह खलीबली नहीं कर रहा है, वो लोग भी खलीबली करते थे। तो वो लोग खलीबली करते थे, वो कैसे मालूम पड़ा, डांसिंग सीन से मालूम पड़ा। हो गया, एक फीचर मालूम पड़ गया हमें। डिवीजन ऑफ लेबर, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हमको कैसे मालूम पड़ा, हमने पेंटिंग्स देखी, हमने पेंटिंग्स देखी। एक मिनट, देखो भीमबेटका केव्स की पेंटिंग्स की बात करें तो भीमबेटका केव, अब पेंटिंग्स में डिफरेंट सीन्स हैं, लाइक हंटिंग, लाइक डांसिंग। आगे जाकर लेटर पीरियड में कुछ एग्रीकल्चर के सीन भी डाले गए हैं, लेटर पीरियड में, शुरू में नहीं, है ना, मेसोलिथिक में नहीं, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड से जब भीमबेटका में और पेंटिंग ऐड हुआ। अब इन सबसे मालूम क्या पड़ा, हंटिंग वाला जो सीन था ना, इस हंटिंग वाले सीन में जनरली दिखाया गया मेल्स को, मतलब जो भी स्ट्रक्चर बना था 2D पैटर्न का ही, उससे मालूम पड़ रहा था। डांसिंग वाले सीन में मेल और फीमेल दोनों दिखाए गए। एग्रीकल्चर वाले सीन में मेल भी थे लेकिन फीमेल का प्रोपोर्शन ज्यादा था। बाकी जो एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इससे मालूम ये चीज पड़ा हमको
कि इन एक्टिविटी में कि एग्रीकल्चर के पर्टिकुलर किसी काम करने में फीमेल ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो भैया हंटिंग करने में मेल ज्यादा इन्वॉल्व थे। यही तो डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है कि भीमबेटका केव्स के टाइम में या प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम्स में भी जब इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है तो सोसाइटी में जो अर्ली सोसाइटी बनी वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर था, मेल और फीमेल के बीच इस तरह से वर्क डिवाइडेड था। बता दिया तुमने ये पॉइंट, तुम्हारा काम हो गया। अजंता केव्स में आए। अब हम जब भीमबेटका से आगे बढ़ते हैं गाइस हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो अजंता एलोरा केव्स की पेंटिंग्स काफी पॉपुलर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखो इसको, राइट। अजंता एलोरा केव्स की जो पेंटिंग्स है, यहां पे मैंने एक टर्म यूज किया है फ्रेस्को एंड टेम्परा पेंटिंग। फ्रेस्को एंड टेम्परा पेंटिंग्स क्या है? फ्रेस्को एंड टेम्परा, एक ट्रिक बताता हूं तुमको, ट्रिक है। फ्रेस्को फ्रेश वर्ड से जोड़ दो, टेम्परा टेम्पररी से जोड़ दो, ऐड कर दो, ऐसे याद रखना, ट्रिक है ये। तो फ्रेस्को में क्या होगा, ये वॉल है, वॉल के ऊपर गोबर का, मिट्टी का, किसी सीमेंटिंग एजेंट का फ्रेश लेप लगाया गया और फिर उसके ऊपर जो भी पेंटिंग थी वो बनाई गई, पेंटिंग ऑन फ्रेश लेयर। ये ज्यादा ड्यूरेबल होगा कि नहीं? ज्यादा ड्यूरेबल, क्योंकि वॉल पे जो तुमने ऊपर पहले गोबर लगाया, मिट्टी लगाया, उसका जो लेयर दिया, उसी लेयर के ऊपर तुम पेंटिंग बना रहे हो, तो उस लेयर के साथ साथ पेंटिंग भी ड्राई होगा, ज्यादा ड्यूरेबल होगा। टेम्परा ऐसा याद रखिए कि पहले से ये वॉल है, ड्राई सरफेस है, और इस ड्राई सरफेस के ऊपर आपने पेंटिंग ड्रॉ करी, ये टेम्परा स्टाइल है। टेम्पररी नेचर ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाएगा 2 साल में, नहीं, ये भी 100-200 साल चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ना इसके कलर फेड होते जाएंगे। जैसे अभी हम अपने रोड की दीवार पे जो फ्लाईओवर्स बनते हैं उनके पिलर पे भी पेंटिंग करते हैं, 10 साल में वो एकदम डल हो जाता है, 10 साल के, आजकल तो 5 साल में, सरकार बनने से पहले खराब हो जाता है, करप्शन करते हैं जानबूझ के लोग। वो टेम्परा स्टाइल हो गया क्योंकि पिलर पहले से बना हुआ है, उसके ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये फ्रेस्को और टेम्परा ध्यान रखना इंडियन पेंटिंग्स के लिए, ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट। तो हमने बोला कि अजंता एलोरा केव्स में हमको फ्रेस्को और टेम्परा दोनों नेचर के पेंटिंग्स मिलते हैं, अंडरलाइन कर देना यहां पर। अब उस पेंटिंग से हमको क्या मिलता है? उन पेंटिंग से हमको मिलता है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सीन्स ऑफ बुद्ध अजंता केव में। और अजंता केव को बोला जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द केव्स, जितने भी 28-29 केव्स अजंता वाले पार्ट में मिले हमको, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन से, तो वो किसको बिलोंग करते हैं? बुद्ध को बिलोंग करते हैं। बुद्ध के लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस, कि बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, बुद्ध ने कैसे महापरिनिर्वाण बुद्ध का हुआ, बुद्ध को डिफरेंट पोस्टर्स में दिखाया गया है, बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज दिखाई गई हैं, वो सब कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है? अजंता केव में। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि जब अजंता केव की पेंटिंग हो रही थी उस टाइम में बुद्धिज्म काफी पॉपुलर था, ग्रो कर रहा था बुद्धिज्म। दिस सोज इट। कल्चरल लाइफ के बारे में मालूम पड़ा लोगों के। हम अजंता के साथ एलोरा भी डिस्कस कर रहे थे, तो एलोरा में एक स्पेशलिटी क्या है? उसका सेकुलर नेचर। अब यहाँ पे सेकुलर नेचर कहने का मतलब क्या? हमेशा सेकुलर वर्ड ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा, अशोक भी सेकुलर था, याद रखना ये। सेकुलर नेचर का मतलब को एग्जिस्टेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। तो क्या है ये को एग्जिस्टेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस? ये जो एलोरा केव्स है ना, यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों थीम प्रेजेंट है। हो गया ना सेकुलर नेचर, को एग्जिस्टेंस। तो हमने बताया कि एलोरा केव जो है वो बता रहा है कि एट दैट टाइम देयर वाज को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दिस इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये है वो कल्चरल सिग्निफिकेंस। ओके, चलो बराबर केव्स पे आते हैं। बिहार चलते हैं, महाराष्ट्र से निकले बिहार की तरफ आए। बराबर केव्स बिहार। इस बराबर केव सीरीज में ना और भी छोटे छोटे अलग अलग केव्स हैं, जैसे लोमस ऋषि केव इसी बराबर केव सीरीज में मिलता है, सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स एंड फ्यू मोर, ये सब भी। अब वहां पे हमने एग्जांपल दिया कि बराबर केव सीरीज जो है, अजंता एलोरा बुद्धिज्म जैनिज्म का ग्रोथ तो दिखा रहा था, लेकिन एक और फिलोसफी थी। इंडियन फिलोसफी के क्लास में मैं तुमको आर्ट एंड कल्चर में समझाऊंगा, हेट्रोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। तो ये हेट्रोडॉक्स फिलोसफी में एक आता है हमारा आजीविका फिलोसफी। अब अजंता एलोरा से हमको बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में तो खूब मालूम पड़ा, बहुत मालूम पड़ा,
लेकिन व्हाट अबाउट आजीविका? आजीविका एक सेक्ट था जिसमें बिंदुसार, अशोक का फादर, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, वो बिलीव करता था। फ्यूचर प्रोफेसी की बात, फ्यूचर टेलिंग की बात आजीविका सेक्ट करता है कि हर कुछ तुम्हारे किस्मत में लिखा है, ये हाथ की लकीर में लिखा है। ये आजीविका सेक्ट का बिलीफ था। आज लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे किस्मत में ही ऐसा लिखा है। ये किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ये हिंदुइज्म या बुद्धिज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी इसकी ओरिजिनल बिलीफ नहीं है। ये आजीविका सेक्ट में था, जिसको आगे जाके हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी सबने एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम सब लोगों ने बोलने चालने के लिए। तो जो हमारा बराबर केव सीरीज है वो आजीविका सेक्ट के ग्रोथ बिंदुसार के टाइम में होगा। अशोक भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा आजीविका सेक्ट के लिए, और फिर उसके बाद उसके डिक्लाइन को दिखाता है। तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ बराबर केव्स। यही बराबर केव सीरीज में लोमस ऋषि केव है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अर्ली, वन ऑफ द फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चर को दिखाता है कि किस तरह से सिर्फ नेचुरल केव्स नहीं होते थे, केव्स में रॉक को कट करके, हथौड़े से मारकर कट कर करके केव्स भी बनाए जा सकते थे। लोमस ऋषि केव इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट, जहां पे मंक्स रहते थे, साथ ही कॉमन पीपल। अब आजीविका, बुद्धिज्म और जैनिज्म के मंक्स वो भी इन केव में रहते थे, रॉक कट केव्स में, नेचुरल केव्स में। साथ ही साथ कॉमन पीपल भी कभी कभी वहां टाइम स्पेंड करते थे ड्यूरिंग देयर ट्रेवल। नेक्स्ट केव पर आते हैं हम, नासिक केव, महाराष्ट्र। अलग अलग एग्जांपल मैंने लिया है ताकि तुमको डाइवर्सिटी दिखे, एग्जांपल्स के थ्रू ही दिखाना था ना। नासिक केव, महाराष्ट्र। अब मैंने क्या एग्जांपल इंक्लूड किया कि नासिक केव महाराष्ट्र में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि कवर्ड है, एंड दिस इज शोइंग द एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ सिविक सेंस अमंग दीज पीपल्स, कि वो लोग अपने लिए वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी फॉलो करते थे, वाटर स्टोर करके रखते थे और उसको कवर करके रखते थे कि उसमें गंदगी ना चला जाए, मच्छर नहीं हो उसमें। ये हमको मिल रहा है कहां से भाई? महाराष्ट्र में मिलने वाले नासिक केव से। ओके, बाघ केव को देखो, मध्य प्रदेश में बाघ केव। बाघ केव अजंता एलोरा के साथ जब बाघ को कंपेयर किया जाता है तो अजंता एलोरा का नेचर रिलीजियस नेचर का तो है, अजंता मोस्टली या फुल्ली बुद्धिज्म, एलोरा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म से रिलेटेड, तो स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा है। लेकिन जो हमारे बाघ केव के पेंटिंग्स हैं वो ह्यूमन लाइफ के जो मेटेरियलिस्टिक कल्चर है उसको दिखाने का काम करता है। एक मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी है, चारवाक फिलॉसफी, कि उधार लिए जा और जिंदगी मजे से जिए जा। हमारा विजय माल्या यही फिलॉसफी फॉलो करता है ना। इतना मनहूस आदमी है कि आरसीबी को विश किया, आरसीबी हार भी गई, क्या करो। लेकिन बैंक वाले इनको बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए उतना सारा लोन देते हैं। तुमको हमको नहीं देंगे, उन लोगों को जरूर देते हैं। ये हमने बाघ केव का एग्जाम्पल लिया। फिर हम साउथ इंडिया के तरफ बढ़े। साउथ इंडिया से भी मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ इंक्लूड कर दिया, सदर्न पार्ट से। बादामी केव्स, कर्नाटक। अब कर्नाटक का ये जो बादामी केव्स है, कर्नाटक, डेक्कन और सदर्न इंडिया का कंजंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, ये नागर और द्रविडियन दोनों आर्किटेक्चर को शो करता है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं तुमको टेम्पल आर्किटेक्चर के क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल डेवलप हुआ उसको नागर स्टाइल बुलाते हैं, न्यू स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें। और इंडिया के सदर्न पार्ट में जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको द्रविडियन स्टाइल बुलाते हैं। तो हमारा जो बादामी केव है कर्नाटक का, ये बादामी केव दोनों आर्किटेक्चर के एक बढ़िया सिंथेसिस को शो करता है कि इसमें दोनों नागर और द्रविडियन आर्किटेक्चर्स के एग्जांपल्स देखने मिलते हैं। एंड दिस शोज कि आर्किटेक्चरल नॉलेज जो है या किसी कल्चर का नॉलेज है वो रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज ईस्ट में है वो सिर्फ ईस्ट में मिलेगी, वेस्ट में जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट के वजह से ही चीजें ट्रेवल करती हैं, पहले भी ट्रेवल करती थी। दिस इज द प्रूफ ऑफ इट कि कैसे कल्चर, नागर और द्रविडियन कल्चर जो कि नॉर्थ साउथ साउथ में है, एक दूसरे से मिल रहा है, यहां पर आके मिल रहा है कर्नाटक वाले रीजन में, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कौन सा? सीतावंशन केव्स, तमिलनाडु। एकदम फर्दर साउथ में चले गए हम, सबसे साउथ में नीचे चले गए तमिलनाडु में। यहाँ पे सीतावंशल केव, याद रखिएगा, सीतावंशल केव इज द रेयर केव
जहां पर हमको पांड्यन किंग से रिलेटेड पेंटिंग्स मिलते हैं। अदरवाइज पांड्यन किंग्स, वो चोल चेर पांड्या रूलर्स के बारे में पढ़े हो ना, तो पांड्यन किंग्स जो है उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स हमको और कहीं मिलता नहीं है एक्सेप्ट दिस सीता वंसल केव। और साथ ही साथ उनके पेट्रोनेज में किस तरह जैनिज्म ग्रो कर रहा था उसका भी प्रूफ हमको यहाँ सीता वंसल केव तमिलनाडु से देखने मिलता है। सो इंडिया का कोई एक पार्ट नहीं, ना सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, इंडिया के हर पार्ट में जो ये केव्स मिले हमें, इनके अंदर जो पेंटिंग मिली वो उस कंटेम्प्रेरी टाइम के सोशल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ को शो कर रहा है। वो दिखा रहा है कि किस तरह से राजा का, अब जैसे बिंदुसार ने बराबर केव्स डोनेट किया, अशोक ने किया, अशोक के ग्रैंडसन ने किया, तो ये दिखा रहा है ना कि राजा का भी कनेक्शन रहता था उन रिलीजन से, उन सेक्ट से, उन चीज को शो कर रहा है। साथ ही साथ भक्ति मूवमेंट के ग्रोथ को भी दिखाता है, शैवाइट एंड वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट्स, किस तरह से साउथ इंडिया में इन दो भक्ति मूवमेंट का ग्रोथ हुआ जिसको हम लोग अलवार एंड नैनार बुलाएंगे, तो इसको भी शो करता है हमारा केव। यही सब चीजें तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था और एग्जाम्पल दे देके हमने अलग अलग केव का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे मैंने 7 केव्स के एग्जाम्पल लिए हैं। एनफ कंटेंट है 150 और 250 दोनों आंसर लिखने के लिए। तुम्हें चाहिए कि सर मैं कोई और एक दो केव ऐड कर सकता हूँ क्या, या ये वाला केव मेरे दिमाग में है मैं वो वाला ऐड कर दूं? बिल्कुल ऐड करो। तुम ऐड करो अमरावती का एग्जाम्पल, तुम ऐड करो उदयगिरी का एग्जाम्पल उड़ीसा से, और ऐसे करके अपने आंसर्स लिखो। तरीका तुमको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप फिर से देखिए एक बार अच्छे से। जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ये मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा दूंगा। और अच्छा है जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैंने कमेंट्स भी चेक किए तो स्टूडेंट आंसर भी कर रहे थे कि लास्ट जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अप्लाई करके कैसे ड्रग मेनास के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं तुम्हारे साथ ब्रीफली उसको डिस्कस कर देता हूँ। करना क्या है गाइज, पिछले बार एपीएससी ने पूछा था कि हाउ बाय यूजिंग द बुद्धिस्ट टीचिंग यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेचर वगैरह वगैरह। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ये ओरिजिनल वर्ड सब याद रखो, अष्टांगिक मार्ग, हाँ इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट भी याद रखना है लेकिन ओरिजिनल भी याद रखना है, आंसर में लिखना है ओरिजिनल वर्ड्स। 8 फोल्ड पाथ, इसके बारे में तुमने पढ़ा है, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, राइट नॉलेज, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड। तो आपको क्या करना है, बुद्ध का ये अष्टांगिक मार्ग यूज करना है। बुद्ध ने त्रिरत्न के बारे में बताया, सॉरी 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया। 4 नोबल ट्रूथ कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, देयर आर रीजंस बिहाइंड सॉरो, सॉरो कैन बी एंडेड फोर्थ बाय फॉलोइंग द अष्टांगिक मार्ग। तो इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, सारे आंसर्स तुमसे बन जाएंगे इस नॉलेज को अप्लाई करके टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मेनास, टेररिज्म, वॉर, नेचर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुद्धिस्ट टीचिंग को अप्लाई करके बन सकते हैं। और इसलिए गाइस बुद्धिस्ट टीचिंग आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तुम बुद्ध को मानो या नहीं मानो, लेकिन टीचिंग्स को तो मानना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली बुद्धिस्ट टीचिंग्स, इवन यू कैन यूज जैन टीचिंग्स एज वेल। आप जैन टीचिंग्स को भी यूज कर सकते हैं, वो भी सेम इसी तरह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे। आपको जैन टीचिंग्स याद है, जैन के त्रिरत्न याद है, जैनिज्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। फिर जैनिज्म में 2 फिलॉसफी है, अनेकांतवाद एंड स्यातवाद, 2 फेमस फिलॉसफी, उसको अप्लाई कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।